तो आज का हमारा चैप्टर है द सोल्जर। ये क्लास 12th का क्या है, पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर का मतलब ही होता है क्या, एक सैनिक, यानी कि सैनिक की बात की गई है। तो बोला गया है क्या, तो द सोल्जर जो कविता है उसके जो कंपोजर हैं, कवि हैं, वो कौन है, मिस्टर रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक सोल्जर कविता को क्या किया था, लिखा था, है ना। बोला गया है क्या कि द रूपर्ट ब्रुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, उसके बाद 23 अप्रैल 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका काउज ऑफ डेथ था सेप्सिस। फिर उसके बाद बोला गया है क्या, एजुकेशन इन्होंने कहाँ से किया था, तो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से किया था एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज उससे। मतलब ओवरऑल क्या कहते हैं, इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था, अपने पढ़ाई लिखाई जो पूरी की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। और उनका जो पीरियड काल था एजुकेशन का 6 से 9 के बीच में था। ठीक है, यानी कि 6 से उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी और 9 में कंप्लीट हो गई थी। कौन सी, अब तो सोचो कि 6 से 9 3 साल में, तो 3 साल में कौन सी कंप्लीट हुआ होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा। ये नहीं समझ लेना है कि पहला से एडमिशन लिए और 6 में पहला में एडमिशन लिया, 9 में क्लियर हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है क्या कि उन्होंने एक बोला गया, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। बोला गया है कि यदि हम सोचना चाहिए कि हम मर गए तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये सिर्फ मेरे लिए है। दैट्स देयर सम्स कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। बोला गया है क्या कि अगर हम मर जाते हैं तो सिर्फ हम मर जाते हैं, लेकिन इसका कहने का अर्थ होता है क्या कि हम मर के भी जीवित रहें। ठीक है, तो सोल्जर का इच्छा होता है कि हम मर जाएं। ठीक है, सब मरता है, लेकिन क्या है, मरने के बाद भी क्या होता है, जिंदा रहे, अमर रहे। कैसे, तो कुछ ऐसे कर्म करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी हम अपने जीवन में करें जब जिंदा थे, तो उसको बाद में भी लोग याद करेंगे। तो एक सैनिक का ये जो इच्छा था कि जब वह मर जाए, जब अगर विदेशी धरती पे लड़ते हुए तो लड़ते लड़ते मर जाए, तो वहीं पे उसको दफना दिया जाए। और दफनाने के बाद जब उससे हवाएं गुजरेगी, उसके कब्र से क्या कहते हैं, पानी गुजरेगा, कुछ अगर कोई पेड़ लगाया जाएगा तो बोलेगा वो देखो मिस्टर रूपर्ट ब्रुक का या मिस्टर डैड का क्या है, कब्र है, जिससे कि वो क्या होगा, मर के भी अमर हो जाएंगे, जिंदा रहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके स्टोरी पे आते हैं, इसके पोएम के क्या कहते हैं, समरी पे आते हैं। समरी इसका क्या, बड़ा छोटा ही और इंटरेस्टिंग समरी है। बोला गया है, द सोल्जर हैज़ बीन रिटेड बाय मिस्टर रूपर्ट ब्रुक। यानी जो सोल्जर कविता है, इसके कंपोजर जो हैं, कवि हैं, वो कौन है, मिस्टर रूपर्ट ब्रुक हैं। बोला गया है, ही रोट मेनी पोएम, इन्होंने कई कविताएं लिखी है। ठीक है, इन्होंने कई कविताएं लिखी है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता क्या है, द सोल्जर। ठीक है, ही रोट मेनी पोएम। फिर बोला दिस इज वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से ही एक है। मतलब कई कविताएं इन्होंने लिखी है, उनमें से ही एक कविता द सोल्जर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बोला गया है, इट इज अ पेट्रोटिक पोएम। ये जो कविता है वो कैसा है, एक देशभक्ति से ओतप्रोत पोएम है, कविता है। यानी जितनी भी ये जो कविताएं हैं, ये पूरा देशभक्ति से लबालब, यानी पूरी कविताओं में एक देशभक्त क्या सोचता है, देश के लिए क्या सोचता है, उनके विचार क्या है, उसी चीज को पूरी कविता में बताया गया है, एक एक करके है। उसके बाद बोला गया है, इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, ही टेल्स अबाउट द इंग्लिश सोल्जर। मतलब इस कविता में रूपर्ट ब्रुक जो थे वो कहते हैं एक अंग्रेजी सैनिक के बारे में, अंग्रेजी सैनिक के बारे में। अंग्रेजी मतलब ब्रिटेन में रहने वाला, इंग्लिश में रहने वाला एक क्या कहते हैं, सैनिक की चर्चा की गई है, वो बता रहे हैं। फिर बोला गया, एन इंग्लिश सोल्जर इज ए फाइटिंग इन ए फॉरेन कंट्री। जो अंग्रेज सैनिक है वह एक विदेशी कंट्री में क्या है, लड़ रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, लड़ रहा है। जैसे कि अगर एक देश से दूसरे देश में लड़ाई होता है तो क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते हैं चाइना में लड़ाई हो, भारत और चाइना में, तो अगर क्या होता है, भारत वाला जाकर चाइना के क्षेत्र में घुस जाए और वहाँ पे लड़े, तो लड़ाई कहाँ पे है, चाइना में हो रहा। अगर चाइना वाला भारत में घुस जाए तो लड़ाई चाइना वाला के लिए क्या है, भारत का धरती क्या है, फॉरेन कंट्री है। तो उसी तरह से इंग्लिश जो
सैनिक है वो विदेशी धरती पे क्या है, लड़ रहा है। ठीक है, आप लोग के हिसाब से लड़ाई बढ़िया होता है, लड़ाई बढ़िया होता है। तो जितने भी सैनिक हैं वो सभी क्या कहते हैं, यही चाहते हैं कि क्या कहते हैं, झगड़ा ना हो, युद्ध नहीं हो, मारा पीटी ना हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, कहावत है ना कि जैसे कि आप ही लोग पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और पढ़ रहे हैं और गलती किए जा रहे हैं, तो अंत में क्या होता है, बोला कहावत है ना, रारम रेरम चौ पवित्रम, क्या कहते हैं, अगर उंगली सीधा उंगली से नहीं घी निकलेगा तो उसको उंगली को क्या करना होगा, टेढ़ा करना होगा। लेकिन टारगेट क्या होता है, घी निकालना, घी को फेंकना नहीं ना होता है। तो उसी प्रकार से पहले प्यार से सहला के समझा रहे, बउआ रे परो रे परो रे परो रे, नहीं सुने तो उंगली टेढ़ा किए, तो उंगली टेढ़ा किए या सीधा किए, सीधा करते सीधे निकालते तो हो सकता है घी को दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वो गया तो वो तो पिघला हुआ है, जा न तो घुसैते रहा, हम तो नहीं निकल हुआ, लेकिन टेढ़ा किया तो निकल गया। तो निकाले में तो जो नहीं निकलना चाहता वो निकलेगा तो दर्द होगा। तो उसी प्रकार से जब आपको प्यार से बताया जा रहा है, नहीं समझते हैं तो क्या होता है, उसको पीटा जाता है। ठीक है, लेकिन बस समझिए कि उंगली टेढ़ा किया तो घी को कष्ट हुआ, क्या इस उंगली को कष्ट नहीं हुआ, इस उंगली को कष्ट हुआ कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर हम आपको पीटते हैं तो ये भले आपको भ्रम होता है कि सर को कष्ट नहीं होता है। हर बच्चे को हम जब इतना समझ लो, हर बच्चे को क्या कहते हैं, घर के सदस्य की तरह मानते हैं, अपने क्लासेस के एक सदस्य की तरह मानते हैं। तो अगर किसी बच्चे को पीटते हैं तो हमें कष्ट होता है, एकदम श्योर कष्ट होता है। लेकिन अगर हम पीटें और वहीं पर अगर किसी की माँ क्या होती है, बच्चे को डांटती कि बेटा रे गलती ना करो, और वहीं पे हम रोना शुरू करके, ना बेटा तुम तो गलती करता है तो ना मारते, रोने लगे तो तुम कभी नहीं सुधरोगे, वहाँ पे हमें क्या होना है, सख्त होना पड़ता है। एक माँ को कभी कभी पिता की तरह भी क्या कहते हैं बिहेव करना चाहिए, और एक पिता को कभी कभी माँ की तरह भी बिहेव करना चाहिए। यानी हर पुरुष में नारी और हर नारी में हर पुरुष होना आवश्यक है, तभी जाके सुधार होगा। और ये सारी प्रक्रियाएं, आपके पिताजी आपको डांटते हैं, आपकी माँ आपको डांटती है, हम आपको डांटते हैं या पीटते हैं, तो उद्देश्य क्या होता है, आपको सुधारना, आपको सफल बनाने में एक सही रास्ते ले जाना। अब आपको सफल होना है कि नहीं। अब सोचेंगे हमरा तो नौकरी ना करना है तो हम काहेला सफल ज़्यादा पढ़ेंगे। तो बउआ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, आगे चल के आप अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के आने वाली पीढ़ी आपको इंसल्ट करेगी, और उसको कहिएगा पढ़े तो वो सीधे कहेगा ना कि तोरा आवा कि हमरा कहते हैं, सिंपल सा बात है। तो बउआ किसी के लिए नहीं, तुम खुद के लिए पढ़ो कि आने वाली पीढ़ी आपको इंसल्ट ना करे। क्योंकि आज आपके जो अगर गार्जियन, आपके दादा दादी अगर थोड़ा कम पढ़े या अनपढ़ है, उनको आप चढ़ा देते हैं, तो आज उनको चढ़ा रहे हैं, कल आने वाला पीढ़ी आपको चढ़ाएगा, एकदम तय है। इसीलिए हमको आने वाला पीढ़ी ना चढ़ा, इसीलिए लात गारी मार खा के लेकिन पढ़ लो बउआ। ना पढ़ोगे तो आइए हम बताते हैं, अगला किसी को कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि लड़ाई जो होता है अच्छा नहीं होता है, लड़ाई अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहते हैं, करना भी जरूरी हो जाता है। नहीं तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वो तो प्रेम के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध करवा दिया, क्योंकि देखे कि भाई ये नहीं सुधर रहा। अंत में लास्ट ऑप्शन दे दिए थे कि क्या कहते हैं, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी तुम रखो, हम क्या कहते हैं जी लेगा पांडव। लेकिन कहा कि ना हमको तो वही चाहिए, तो युद्ध हुआ, है ना। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, जब अंत तक कोई विकल्प ना रहे तो करना ही होता है। इसी तरह से आप लोग के पास अगर आप कोई विकल्प मेरे लिए नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारा डंडा उठता है, और उठता है तो फिर आप लोग क्या कहते हैं, या तो उठ जाते हैं या तो सही रास्ते पे आ जाते हैं, है ना। तो आते हैं कम टू द पॉइंट, हम लोग स्टोरी पे आते हैं। क्या बताया गया, लाइफ इज अनसर्टेन। जो क्या बोला है, फॉरेन कंट्री पे लड़ रहा है सैनिक, तो वो अपने विचारों को बता रहा है कि लाइफ इज अनसर्टेन ऑन द बैटलफील्ड, यानी युद्ध के मैदान में जीवन का कोई निश्चित नहीं है। युद्ध के मैदान क्या, ये जीवन में ही क्या कहते हैं, जीवन का कोई निश्चित है, कब कौन मर जाए, कब कौन जी जाए, कोई नहीं जानता है। वह चलते चलते टिपक जाए, चलते चलते भटक के गिर जाए और चला जाएगा। तो जीवन के यहाँ पर लेकिन सैनिक क्या कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में कब कौन चला जाए, किसको किसकी गोली लग जाए, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो क्या है, जीवन अनिश्चित है। द सोल्जर सेज दैट, सोल्जर यानी सैनिक कहता है कि इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, अगर वह विदेशी धरती पर लड़ते लड़ते मर जाता है
अगर वह विदेशी धरती पर लड़ते लड़ते मर जाता है, ही विल बी ब्यूरिड देयर, उसे वहीं पे दफना देना, उसे क्या करना, वहीं पे दफना देना। उसके बाद बोला है बिकॉज, क्योंकि ही वाज बोर्न एंड ब्राउट अप इन दिस कंट्री, बोला गया है क्योंकि उसी धरती पे उसने जन्म लिया है और वहीं पे क्या कहते हैं, उन्होंने अपना विकास किया है, आगे की ओर बढ़ा है और कई चीज किया है। ही गॉट देयर ऑन द, बोला गया ही गॉट देयर द रोड द फ्लावर द इंग्लिश एयर, मतलब यहाँ पे बताया गया है क्या कि उसको दफनाने की बात की गई है कि अगर वहाँ पे वो दफना दिया जाएगा तो अगर उससे उस रोड गुजरेगा या कोई फूल गिरेंगे और पत्ते उससे जाएंगे या फूल गुजरेंगे या कोई अंग्रेजी हवाएं जाएंगी, प्रकाश की किरणें आएगी, नदी का पानी आएगा, कुछ भी उस कब्र से उस रास्ते से गुजरेगा तो कहेगा ना जी कि क्या कहते हैं, देखो वाला रास्ता से क्या कहते हैं, तो कौन वाला रास्ता से, तो वहाँ पर एगो जो लाश दफनाया हुआ है, कोची के लाश जी, तो फला व्यक्ति ने क्या कहता है, लड़ते लड़ते अपनी मृत्यु, शहीद स्मारक, हम लोग जानते हैं ना जी शहीद स्मारक, ठीक है। गांधी जी का पुतला बना हुआ था, अरे गांधी जी का वहाँ पुतला था, गांधी जी कौन थे, तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या कहते हैं एक लाठी के दम पर घूमते घूमते भारत देश को आज़ाद करा दिया, कहेंगे ना। तो वही बोला है फॉरेन कंट्री वाले को, इंग्लिश सैनिक करा है, हमको वहीं दफना देना, जब उस रास्ते से अगर कोई रोड गुजरेगा, अगर कोई फूल गिरेगा उससे छूते हुए जाएगा, कोई नदियों का पानी गुजरेगा, कोई क्या कहते हैं अंग्रेजी हवा यानी वहाँ की धरती की हवाएं अगर गुजरेगी तो सब उसे छू के जाएगी और लोग उसका नाम लेंगे और वह मर के भी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, ही वांट टू अ पीसफुल कंट्री, वास्तविकता में वो लड़ रहा है जरूर, लेकिन कह रहा है क्या कि वो चाहता क्या है सैनिक कि एक शांतिपूर्ण देश हो, कोई किसी से ना लड़े, ठीक है। उसके बाद बोला गया वेयर देयर वुड नॉट बी वार बिटवीन टू कंट्री, एक ऐसा कंट्री हो जहां पर दो देश आपस में एक दूसरे से ना लड़े, कभी भी ना लड़े। उसके बाद बोला गया है क्या, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, सैनिक के हिसाब से, सैनिक के हिसाब से इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ हेवन, बोला गया इंग्लैंड इज जस्ट लाइक अ हेवन, यानी कि वो चाहते क्या है कि लड़ाई अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर सिंपल सा इस भारत देश की बात किया जाए, हम अपने आस पड़ोस की बात करें, किसी से कोई ईर्षा न करे, किसी से कोई जले नहीं, किसी से कोई आगे बढ़ने का ना सोचे, सब अपना कमाए अपना खाए, तो क्या कहीं पे कोई ईर्षा कोई लड़ाई झगड़ा होगा, सब प्रेम से रहेगा, प्रेम ही प्रेम हो। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का मतलब ही होता है प्रेम, जहाँ पर कोई किसी से ईर्षा नहीं करे, कोई किसी से आगे बढ़ना नहीं चाहता, कोई किसी से पीछे नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो धरती पे, वो आकाश में, स्वर्ग लोक में, वही यहाँ पर अगर हो जाएगा तो ये भी स्वर्ग हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जिस दिन इंग्लैंड या किसी देश में आपस में झगड़ा ना होगा तो वो देश क्या हो जाएगा, चाहे इंग्लैंड ही क्यों ना, वो स्वर्ग के समान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया एट लास्ट, वह अंतिम में कहते हैं ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, अब सैनिक है और सैनिक ही क्या, हर एक देशवासी जो उस देश में रहता है, चाहे हम लोग भारतीय हैं तो क्या कहते हैं, हम अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं, करते हैं। कोई इंग्लैंड का है तो अपने वो देश से प्रेम करता है, सिंपल सी बात है कि क्या कहते हैं, जिस देश में जन्म लिए उस देश से प्रेम न करे तो क्या करे, देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। कोई कहता है ना प्रेम तो लोगों ने बदनाम कर दिया है, तो देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। और इस धरती पे क्या है, हमने जिस धरती पे जन्म लिया है तो सबसे पहले जिस धरती पे जन्म लिया है उस धरती माँ के लिए कुछ करो। दूसरा कर्म, जिसने तुम्हें जन्म लिया है उस माँ के लिए, पिता के लिए करो। उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो इस समाज के लिए कुछ करो। उसके बाद कुछ बच जाए तो अपने परिवार के लिए कुछ करो। और अगर सब कुछ से बच जाए तो अंत में खुद के लिए करो। सबसे पहले खुद के लिए नहीं करो, सबसे पहले जिस धरती पे जन्म लिए हो उस पे, क्योंकि वहीं पे आपने जन्म लिया है, वहीं पे आपने विकास किया है, वहीं पे फले फूले हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होगा सबसे पहले दूसरों के लिए करे तब खुद के लिए करे। लेकिन आज का हमारा समाज क्या है, सबसे पहले खुद के लिए करो, बाकी सब बचा तो दूसरों के लिए करो, या दूसरों के लिए तो कभी कोई सोचता नहीं। इसीलिए आज हमारे समाज में हर जगह ईर्षा, द्वेष, चिढ़, गुस्सा बढ़ चुका है। जिस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो हमारा धाम, हम लोग मर के स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर्ग यहीं, नर्क यहीं, सभी हमारे कर्मों पे निर्भर करता है ना।
तो यही हमारा था। अंत में वो कहते क्या है कि वह अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, उसी कविता का क्या है हिंदी सारांश, एक एक करके वर्ड मीनिंग के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं से दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। और पूरा सप्ताह आप लोग के लिए क्या रहेगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। और इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको इंग्लिश ना भी याद रहे तो हिंदी अगर याद रहेगा तो आप ट्रांसलेशन बना के क्या कहते हैं, आप पूरा क्या कर सकते हैं, ये समरी लिख सकते हैं। तो आज जो बताएं इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज का समापन यही करते हैं।